चलिए, लास्ट सेशन में बेसिकली हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ ली थी और हम फिर अपने प्रैक्टिकल कंटेंट की तरफ बढ़ चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकलता उसकी हमने बात की थी। फटाफट से 2 मिनट के अंदर जो हमने पढ़ा उसको फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। हमने बोला था कि पार्टनरशिप फर्म का मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई व्यापार करते हैं और उस व्यापार को कैसे चलाना है, इस बात की टर्म्स एंड कंडीशन वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में रख लेते हैं। यदि उसको उन्होंने राइटिंग में रखा है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, और यदि राइटिंग में नहीं रखा है तो उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड बोलते हैं। यदि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड मेंटेन किया है तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग के जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, सारी की सारी बातें डीड के हिसाब से होंगी। लेकिन यदि आपने कोई डीड नहीं बनाई है तो उस केसेस के अंदर आपको पार्टनरशिप एक्ट के क्लोज में कुछ रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं। उन रूल्स रेगुलेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, यही चीज मैंने आपको यहाँ से नोटबुक में पढ़वाई थी कि ठीक है क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी थी। ये सारे के सारे क्या है, क्लोजेज के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। फिर हमने बोला कि हम अकाउंटिंग करेंगे। अकाउंटिंग करने के लिए हमने बेसिकली दो तरीके के मेथड बताए थे। ये बेसिकली पार्टनर्स के लिए है। किसके लिए बेटा, पार्टनर्स के लिए है। ठीक है, फर्म के लिए हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, दूसरी बैलेंस शीट बनाते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इज ए नथिंग ओनली फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है जिसके अंदर ओनली फॉर और ओनली फॉर पार्टनर्स से रिलेटेड अप्रोप्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने उसका आपको फॉर्मेट बताया था, किस किस ट्रांजेक्शन को डेबिट में लिखना है, किसको आपको क्रेडिट में लिखना है, ये सारी बातें भी हमने की थी। फिर देन उसके बाद हमने बोला था कि बैलेंस शीट बनाई जाती है। बेसिकली यहाँ आपको बैलेंस शीट नहीं सीखनी है, जब आगे के चैप्टर्स आएंगे, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, उस केस के अंदर आपको बैलेंस शीट की तरफ भी चलेंगे हम। उसके बाद हमने बोला कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसका हिसाब किताब रखने के लिए हम यहाँ पर पार्टनर्स के लिए भी कुछ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। और वो अकाउंट बेसिकली दो तरीके से बनाए जाएंगे। पहला था फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर यहाँ पर पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वही हमारी क्लोजिंग रहे, यानी कि वो अपनी कैपिटल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चेंजेज नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि वो इंटेंशनली उसको बढ़ाना चाहते हैं या उसको घटाना चाहते हैं, उस केस के अंदर उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट किए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर यदि आपने इंटेंशनली कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो यहाँ पर आएगा। और यदि आपने कुछ विदड्रॉ कर लिया है इंटेंशनली कि हम हमारी कैपिटल को कम करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर विड्रॉल भी आएगा। तो यानी कि बेसिकली थ्री टर्म्स हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल। इनके अलावा इस अकाउंट्स में कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको करंट अकाउंट में मेंटेन किए जाएंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं फ्लैक्चुएटिंग की, फ्लैक्चुएटिंग के अंदर क्योंकि एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है ओनली फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसके अंदर सारे के सारे ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये हमने बेसिकली पढ़ लिया था। फिर हमने प्रैक्टिकल टर्म्स की बात की थी कि हम यहाँ जब बात करने वाले तो बेसिकली थ्री टर्म्स की बात करते हैं। बेसिकली एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक है कमीशन। कमीशन के देखेंगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसके साथ डील करेंगे, अदरवाइज हम इसको यहीं से अ, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपसे बोला था कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी तो आप बाय यूजिंग द प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो। जब मैं प्रोडक्ट मेथड में कैलकुलेशन करवा रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि आपको इसमें स्पेसिफिक इसमें कुछ नहीं रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। ओनली फॉर जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हुए आए हो उसी के हिसाब से आप इसमें कैलकुलेशन करोगे, जिसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए थे। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको तीन तरीके से बताया था। एक मैंने सिंपली जो हम लेकर के चलते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैलकुलेशन कर सकते हो कि ओपनिंग की अलग कर रहे हो, एडिशनल की अलग कर रहे हो, चाहो तो दोनों की एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था कि आपके पास जो
अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, उसको इक्विवेलेंट, उसको एवरेज कर लो, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, और प्रोडक्ट करने के बाद उस पर परसेंटेज लगा लो, और जो भी अमाउंट आएगा वो आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसकी कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी आपको दिखा रखी है किस तरीके से है। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरह की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। मैंने आपको तीन तरीके दिए थे, तीनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, यहाँ पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैं एक सिंपल शब्दों में अपनी बात को रखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको स्पेसिफिक कोई भी प्रोविजन, कोई भी कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हुए आए हो, आप वैसे ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने एग्जाम्पल नंबर एक और दिया था, फिर क्वेश्चन नंबर वन हमने सॉल्व किया था, और उसी के आधार पर हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के आधार पर चलेंगे, देन उसके बाद हम चलेंगे हमारे किस पर बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू बड़ा ही मजेदार है और बड़े आसान आसान से लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद ए कैपिटल ऑफ 1 lakh and 1,60,000 on Jan 2022 respectively. Silpa introduced additional capital 30,000 on a July 1st, 2022 and another 20,000 on October 31st, 2022। यानी कि ये ओनली फॉर शिल्पा ने ही ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, और आपका जो ईयर एंड जो हो रहा है वो एंडिंग 22 यानी दिसंबर में होगा डेफिनेटली। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% से। आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है। देखो मैं चीजों को बड़े आसानी से लेके चल रहा हूं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्राफ्ट बना दूं, चलो इस ड्राफ्ट को भी यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देख लो। ठीक है, कौन कौन है हमारे पास, एक है शिल्पा, एक है संजू। ठीक है, एक टाइमलाइन ले लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर शिल्पा शिल्पा है और एक है संजू। ठीक है, ये फर्स्ट चेन है। ट्रांजेक्शन फर्दर कब कब हुआ बताओ, 1 जुलाई को हुआ है, और एक हुआ है आपका 31 अक्टूबर को। दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये आपका 31 दिसंबर होगा। ठीक है, अब क्या है यहां पर, यहां इसकी कैपिटल थी 1 लाख, इसकी थी 1,60,000। मैं राइट? ठीक, और 30,000 20,000, इसने यहाँ 30,000 का और एडिशनल लगाया था, इसने यहाँ 20 का लगाया था। इसने कोई भी फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं किया है। ठीक है, इससे मुझे क्या होगा कि आइडिया लग गया कैलकुलेशन का। ठीक है, अब देखो मेरी कैलकुलेशन यहां से लेके यहां तक चलती है, तो ये है अपने पास कितना, 6 मंथ का स्लॉट है, और अमाउंट आएगा 1 लाख, क्योंकि 30,000 आपने यहां और इन्वेस्ट कर दिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये रहा 4 मंथ का स्लॉट। लेकिन कैपिटल होगी आपकी 1.3 लाख, और लास्ट जो बचता है ये बचता है 2 मंथ का स्लॉट, तो यहां हो गया 1.5 लाख। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन बेहद आसान है, तो कैसे करो बताओ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर शिल्पा, शिल्पा के लिए, शिल्पा के लिए क्या होगी देखो, हम शिल्पा को देख रहे हैं तो क्या होगा शिल्पा के लिए, ये दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है ऑन, या ऐसा मत करो, ऑन मत करो, फ्रॉम
1 Jan टू 30 June 2022। ठीक है, इसकी हम बात करें तो 1 लाख का था। रेट हमें पता है 9% से है, और टाइम पीरियड भी हमें पता है 6 मंथ का है। टेंशन मत लो, जब भी प्रैक्टिकल की बात होगी बहुत स्लो चलेंगे। थियोरिटिकल जितना हो सकता है उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 लाख का 9% इंटू 6/12, 4500। ठीक है, इसके अलावा फिर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर। 30 है, 31 है, 31 अक्टूबर है ना। हाँ, 31 अक्टूबर 2022। तो यहां पर अमाउंट हो गया 1,30,000। रेट वही रहेगी 9% से। टाइम पीरियड चेंज हो गया 4/12 का, 139% इंटू 4/12, तो 3900 का ये हो गया। ठीक है, क्योंकि शिल्पा के लिए ही है, बाकी तो उसका तो आसान है, एक ही कैलकुलेशन होगी। फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 दिसंबर 2022। इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन और भी आसान है। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 9% इंटू 2/12। 150 का 9% है, 2/12 का है, 2250। टोटल लगाएं, इसका अमाउंट कितना आ रहा है, 4500, 3900, 2250, 10,650 का। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन सिंपली उसके लिए करेंगे। फॉर संजू, संजू के लिए कैलकुलेशन क्या होगी, संजू के लिए कैलकुलेशन बेहद आसान है। 1,60,000 का है, 9% से है, और फुल ईयर का है, तो 160 का सीधा 9%, 14,400। तो अमाउंट पुट कर दो 10,650। कहाँ की क्वेश्चन बुक हमारे पास, यहाँ आ जाएगा शिल्पा 10,650, और संजू, संजू का है 14,400। ठीक है, ये इसका आंसर है। हो गया यहाँ तक। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये विड्रॉ का है। विड्रॉ यानी कि अपने पास उसकी बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा हम होल्ड पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन देखते क्या है, यदि लगेगा कि मुझे आपके लिए छोड़ना छोड़ सकते हैं। राज एंड नीरज आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2013 2,50,000 एंड 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। ऑन July 1 2013 they decided that their capital should be 2 lakh each।
मतलब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपनी कैपिटल को एक तरीके का 2 लाख रखना चाहते हैं। कब रखना चाहते हैं? दोनों 2-2 लाख रुपए। कब? 1 जुलाई को। ठीक है। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड by introducing a withdrawing the cash. Interest on capital is allowed at 8% per annum. Capital compute interest on capital for both the partners for the year ending on March 31st 2014। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है। कहना क्या चाहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर कौन सा मेरे बच्चे? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है? हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक है राज और दूसरा है नीरज। हम दोनों की बात कर लेते हैं। ये राज है, ये नीरज है। ये क्या कहना चाहता है? नॉर्मली ये हमारे पास मान लो होल ऑफ ईयर है। ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ा अच्छे से मजा आएगा इसमें पढ़ने में, समझने में। कह रहा है कि यहां इसकी कैपिटल है, यहां पर इसकी कैपिटल है। बोल रहा है कि इसकी कैपिटल 2,50,000। बोला नो इशू। इसकी कैपिटल है 1,50,000। हमें यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बोल रहा है कि एक डेट उन्होंने डिसाइड की है 1 जुलाई 2013। ये डेट डिसाइड कर ली उन्होंने, ये वाली। और ये जो डेट है ये है 1 जुलाई। इसका मतलब ये हुआ कि दिस पीरियड कितना हो बताओ? कब से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ का स्लॉट है। बोलो है ना? देन उसके बाद एंड तक कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो हमारे पास ये 9 मंथ का स्लॉट है। सेम कैटेगरी यहां पर है, ये 3 मंथ का स्लॉट है, ये आपका 9 मंथ का स्लॉट है। वो ये कह रहा है कि यहां पर जो कैपिटल ये मेंटेन करना चाहते हैं, दोनों की दोनों, दोनों की दोनों 2 लाख रखना चाहते हैं। इसकी भी 2 लाख रहेगी, इसकी भी 2 लाख रहेगी। और इस काम को करने के लिए आपको जो एडुकेट एडजस्टमेंट हैं वो करने पड़ेंगे। यानी कि या तो कैपिटल आपको एडिशनल लानी पड़ सकती है, या फिर आप विड्रॉ करके लेके जा सकते हो। हम पहले केस में बात करें, इस केस के अंदर इसकी पहले से कैपिटल 250 है, इसको 2 लाख मेंटेन करनी है। इसका मतलब ये रहा, इसको इस डेट को -50,000 करना पड़ेगा। मतलब ये विदड्रॉ करेगा। बोलो हाँ और ना। ये विदड्रॉ कर ले जाएगा क्योंकि इसकी कैपिटल 150 है यहां पर ओनली फोर, तो 2 लाख करनी है। तो इसका मतलब इसको यहां पर 50,000 कैपिटल एज ए एडिशनल लानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा सही से पढ़ने की कोशिश करूं आपके सामने, आपके सामने थोड़ा पढ़ने की कोशिश करें। कौन सा कलर ले सकते हैं अपन? बढ़िया सा ये ले लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहां 3 मंथ के लिए 2,50,000 पर लगेगा, यहां पर 3 मंथ के लिए 1.5 पर लगेगा, यहां पर 2 लाख पर लगेगा, और यहां पर भी 2 लाख पर लगेगा। तो मुझे बताओ, क्या इसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्या इसकी? बोलो। ये चलो नीचे कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को, लिखिएगा। सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पास पहला है फॉर राज। ठीक है। तो कर सकते क्या बताओ? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, ये स्लॉट था, 3 महीने का था। क्योंकि इसकी कैपिटल
2,50,000 थी, इनटू रेट क्या है वो देख लो, 8% से है। कितने टाइम पीरियड के लिए था? 3 मंथ के लिए। ठीक है, मैं साथ के साथ नीचे वाला भी लिख लेता हूं। फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च 2014, ये ना 22 था 13 था, एक बार देख लेता हूँ। 13 था, 14, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया? 14 तक का हो गया। तो बताओ यहाँ का स्लॉट कितना होगा? सर अब इसको कैपिटल 2 लाख रखनी है क्योंकि 50,000 विड्रॉ करके ले गए, 8% से है, इंटू 9/12, ये इसकी कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। तो 250 है, 8% है, 3/12 है। क्या हो गया? 250 इंटू 8% इंटू 3/12, 5,000 तो यहाँ हो गया। 2 लाख का 8% इंटू 9/12, 12,000 ये हो गया। और 17,000 तो ये हो गया। ठीक है, और अब लगा लेते हैं बस नीरज भाई साहब के लिए। फोर नीरज, फोर नीरज, सेम स्लॉट उसके हैं। फ्रॉम अप्रैल टू 30 जून। प्रेजेंटेशन देख लेना बेटा, प्रेजेंटेशन एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 150 था इसका, 8% से है, 3/12 है। ठीक है, क्योंकि इसको 1 जुलाई को अपनी कैलकुलेशन में चेंजेस लाना था, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च 2014 तक, क्योंकि इसको भी अपनी कैपिटल मेंटेन करनी है 2 लाख तक, तो एडिशनल लाया होगा ये, इंटू 9/12। तो इसमें तो कैलकुलेशन दिक्कत है ही नहीं, 12,000 ही आएगा क्योंकि सेम ऊपर वाली कैलकुलेशन है। इसको देख लो, 150 का 8% इंटू 3/12, 3,000 का। इसका कितना आगे बताओ? 15,000 का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। बाकी क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें ऐसा कोई इशू है नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ा दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आराम से क्या है। जहां मुझे लगेगा समझाना है तो मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। A and B are partners in a firm. Their capital accounts show the balance on 1st April 2003 as a 4 lakh and 3 lakh respectively. On 1st August 2003 they introduced further capital 50,000, 40,000, कोई इशू नहीं है। B withdrawal 15,000 from its capital March 1st 2004. Interest is allowed 6% per annum on the capital. Compute interest on capital for the year ended 31st March 2004. I hope, उम्मीद करता हूँ ये बात आप कर लोगे। होमवर्क है। यहाँ पर कितना था बेटा? राज का था 17,000 और नीरज के केस में कितना था? 15,000। ठीक है, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। ये होमवर्क में है, करोगे आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है 3:1 का। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 वर 6 लाख एंड 3 लाख। During the year 13-14, A withdrawal 80,000 and drawing of B 40,000। याद रखना ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, कब किया विड्रॉ, एग्जैक्ट डेट नहीं है। यदि एग्जैक्ट डेट नहीं है तो आप ये मानोगे ऑन एन एवरेज है, एवरेज मतलब 6 महीने के लिए लगाना है आपको, ठीक है ना। which had been delayed debited a partner capital account profit before charging interest on capital, the ये और से credited the profit sharing ratio, we had brought additional capital 70,000 on October, calculate interest on capital 12%। ये आप करोगे, सारे करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है,
इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई क्वेश्चन अब इसमें है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ठीक है ना, चलिए हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया था बेटा, हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, बी पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन विदड्रॉल और ड्राइंग। जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे तो यहां पर दो चीजें होने वाली हैं। कितनी बेटा, दो चीजें। इफ ट्रेंड्स इज गिवन इन द विदड्रॉल, देन यूजिंग एवरेज मेथड फॉर कैलकुलेशन फॉर आईयूडी, इफ देयर इज नो ट्रेंड्स then interest will be calculated using by कौन सा, प्रोडक्ट मेथड, यानी कि एस सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की थी, सिमिलर पैटर्न पर हमें यहां पर भी इसकी वही कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ट्रेंड में क्या है, हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ट्रेंड का मतलब क्या है। ट्रेंड्स मीन्स इफ टू एलिमेंट्स आर गिवन इन द विड्रॉल, अब यहां देखने पड़ेंगे आपके पास क्या एलिमेंट दे रखे हैं, या ऐसा करो इसको एलिमेंट ना करके, इसको ऐसा करते हैं अपन लोग, इसको हटाते हैं यहां से। इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन वी आर अज्यूम दैट ट्रेंड्स आर अवेलेबल। क्या क्या कंडीशन वो देख लीजिएगा। ए, गैप ऑफ, गैप बिटवीन, हैंग क्यों हो रहा है, गैप बिटवीन ईच विदड्रॉ शुड बी सेम, कंडीशन नंबर बी, एंड लिख लो इसका एंड, अमाउंट ऑफ ईच
विदड्रॉ शुड बी सेम। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपका जो विदड्रॉ है उसका अमाउंट सेम है और ईच विदड्रॉ के बीच का जो गैप है वो भी सेम है। एग्जाम्पल के लिए इस बात को समझेंगे, एग्जाम्पल के लिए समझेंगे इस बात को। एग्जाम्पल के लिए, ओनली फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए कि कंडीशन कैसी है। देखो, ये टाइमलाइन है। मान लीजिए आपने क्वार्टरली करते हो, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फर्स्ट लास्ट क्वार्टर। यानी कि आप क्या करते हो, क्वार्टरली विड्रॉ करते हो। तो याद रखना, मान लो फर्स्ट क्वार्टर ये है, सेकंड क्वार्टर ये है, थर्ड क्वार्टर ये है, फोर्थ क्वार्टर ये है। आप प्रत्येक क्वार्टर में अमाउंट विड्रॉ करते हो और जो अमाउंट आप विड्रॉ करते हो वो अमाउंट है आपका, मान लो 10,000 है पहले क्वार्टर में, 10,000 दूसरे क्वार्टर में, 10,000 तीसरे क्वार्टर में और 10,000 है फोर्थ क्वार्टर में। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो गैप है, अब मान लो आप कर तो लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर। अब पहला क्वार्टर कब खत्म होता है, मार्च को। तो मान लो आप 31 मार्च को करते हो। फिर दूसरा कब होता है, जून को, तो 30 जून को करते हो। जुलाई अगस्त सितंबर को करते हो, ठीक है। और यहां दिसंबर को करते हो। ये मैंने कैलेंडर के हिसाब से लिया है, ठीक है ना। अब क्या हो, आप लास्ट डेट ऑफ मार्च, लास्ट डेट ऑफ जून, लास्ट डेट ऑफ सितंबर, लास्ट डेट ऑफ दिसंबर आप कर रहे हो। तो यानी कि आपके टाइम गैप जो है वो 4 मंथ, सॉरी 3 मंथ का है। कितना है, 3 मंथ का। 3 मंथ का यहाँ है, 3 मंथ का यहाँ है, 3 मंथ का यहाँ है, 3 मंथ का यहाँ है। तो क्या हुआ, जो गैप है वो भी सेम है, अमाउंट वो भी सेम है। आप क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो लेकिन एक क्वार्टर के मिड में कर रहे हो, एक क्वार्टर के 2 महीने बाद कर रहे हो, एक क्वार्टर एंड में कर रहे हो। यदि उनमें सिमिलरिटी नहीं है, उसका गैप सेम नहीं है, तो ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, यानी इस ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट मेथड में जाओगे, आप डायरेक्टली नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे। मेरी बात क्लियर है क्या सर? मंथली हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगी कि आप जो पूरे साल में देख रहे हो उस साल के अंदर ये दो कंडीशन होना जरूरी है। जो आप अमाउंट विदड्रॉ कर रहे हो वो ईच विदड्रॉ का सेम होना चाहिए। सिमिलर आपका जो गैप है बिटवीन द ईच, ठीक है ना, जो गैप है वो भी आपका सेम होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन आप फुलफिल कर पाते हो, इसका मतलब अब आपको एवरेज मेथड लगाना है। क्या लगाना है? एवरेज मेथड, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज मेथड में हमें क्या करना है। चलिए, अब मैं यहां से इसके लिए क्या कर रहा हूं बताओ। हो गया यहां तक? ठीक है, इसके लिए देख लो क्या है। हैंग क्यों हो रहा है भाई, हैंग क्यों हो रहा है? ठीक है, तो यहां देखो, आईओडी कैसे निकलेगा? आईओडी कैसे निकलेगा बताओ? अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई पीरियड। सेम वहां पर भी ये फॉर्मूला था, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यहां, एवरेज जो बोल रहा है वो इसके लिए बोल रहा है, अप्लाई एवरेज मेथड, ये इसके लिए बोल रहा है। ये दिमाग में रखना। बाकी एलिमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इंपैक्ट आएगा ओनली फॉर पीरियड पर, क्योंकि मुझे इसको एवरेज पर कन्वर्ट करना है। क्या करना है? एवरेज पर। तो यहां देखो क्या लोगे, यहां लिखोगे क्या? इंपॉर्टेंट तो यही है, इंपॉर्टेंट तो यही है।
एवरेज पीरियड, पहले देखोगे कंडीशन फुलफिल हो गई क्या, यदि कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखोगे क्या, क्या लिखोगे यहां, पीरियड, हाँ हाँ, एक मिनट रुको, फर्स्ट विथड्रॉल फॉर ए पीरियड प्लस लास्ट विथड्रॉल फॉर ए पीरियड यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड, क्योंकि एवरेज मेथड लगाना है, वो एवरेज हो जाएगा ये वाला। कोई फॉर्मूला वैसे नहीं लगाना, एन प्लस एन माइनस एन बाई ऐसा कुछ नहीं लगाना, एन प्लस वन एन मस में ये ऐसा ऐसा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि वो क्या होगा आपके लिए क्वार्टरली पे काम करेगा, वहां काम नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें आएंगी उसके अंदर, ठीक है ना, ये आपको लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ है, मैं एक एग्जांपल से इस बात को नीचे समझा देता हूं। एग्जांपल, ए विदड्रॉ 1,000 रुपीज फॉर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है, ईच मंथ, कैलकुलेट एवरेज पीरियड फॉर आईओडी, आईओडी के लिए देखो बहुत आसान चीजें हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, आप कहीं भी अप्लाई करो, दिक्कत है फिर मुझसे पूछना, मैं एक बता रहा हूं बस आपके लिए। आपने क्या किया होगा, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, आपने पहले महीने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 1,000 रुपये यहाँ निकाल लिए, आपने 1,000 रुपये यहाँ निकाल लिए, आपने 1,000 रुपये यहाँ निकाल लिए, आपने 1,000 रुपये यहाँ निकाल लिए, आप इस तरीके से अमाउंट निकालते रहे, ठीक है, कहने मतलब मेरा ये है, एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो ये फर्स्ट विड्रॉ फॉर ए पीरियड, आपने फर्स्ट विड्रॉ कब निकाला, फर्स्ट डे को, यानी कि फर्स्ट जो विड्रॉ किया है आपने, यहां लिख लो एक बार, फर्स्ट विड्रॉल, और लिख लो लास्ट विड्रॉल, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो फर्स्ट विड्रॉ है आपने कब किया बताओ बेटा, आपने किया होगा 1 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉ आपने कब किया होगा बताओ, आपने किया होगा 1 मार्च को, 1 मार्च ऑफ द फॉलोइंग मंथ, बोलो। ये कह रहा है कि पहला विड्रॉ आपने कब किया था, बोला गुरुजी हमने किया था 1 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को आप पैसा निकाल रहे हो। लास्ट विड्रॉ आपने कब किया होगा, मार्च के फर्स्ट डे को, बोलो हाँ है ना। तो आपने कितना टाइम इसका एंजॉय किया, आपने इस अमाउंट को कितने टाइम एंटरटेनमेंट किया, कितने टाइम यूज किया आपने, गुरुजी 1 अप्रैल को निकाल लिया, तो इसका मतलब हमने 31 मार्च तक यूज किया होगा, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, 4 ए पीरियड लिखा है मैंने, 4 ए पीरियड लिखा है, इसका मतलब 31 मार्च तक, तो पूरे 12 मंथ मैंने इस अमाउंट को यूटिलाइज किया है, ठीक है। आपने 1 मार्च को लास्ट विड्रॉ कब किया था और वो कितने टाइम यूज किया था, मैंने लास्ट विड्रॉ किया था 1 मार्च को, और मेरा साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो इसका मतलब इसका यूटिलाइजेशन ओनली फॉर ये होगा 1 मंथ के लिए, बोलो। पहला विड्रॉ आपने जो भी साल में पहला विड्रॉ किया है,
वो आपने कितने टाइम यूज किया है। साल याद रखना, कैलेंडर ईयर है तो आपका 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यदि आपका कैलेंडर ईयर नहीं है, आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो 31 मार्च को खत्म होगा। वो देख लेना आराम से ना, ठीक है ना। पहले देखना क्या दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। पूरी हो रही है तो फिर आपको आईओडी निकालना पड़ेगा। और आईओडी के लिए जो पीरियड यूज करोगे, वो पीरियड करने के लिए आपको कुछ फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट, विदड्रॉ फॉर ईयर आपने कितने टाइम में यूटिलाइज किया है। मैंने पहले 1 अप्रैल को निकाला था, 31 मार्च तक मैंने यूज किया तो 12 महीने किया है। लास्ट विड्रॉ क्योंकि मैंने हर महीने करता हूं तो मार्च के महीने में भी किया होगा, मार्च के मंथ में मैंने फर्स्ट डेट ऑफ मार्च को किया होगा, तो 1 महीने यूज हुआ है। तो इसके लिए मैं पीरियड निकालूं, इसके लिए मैं निकालूं एवरेज पीरियड, तो निकलेगा फर्स्ट विड्रॉ 12 मंथ प्लस 1 मंथ, एवरेज के लिए डिवाइड बाय 2, तो आ गया मेरे पास 6.5 मंथ। 6.5 मंथ, ठीक है। तो अब जो तुम इंटरेस्ट निकालोगे, अमाउंट भी लिख ही लो अपने सामने, ऊपर बस रेट डालो एक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, ठीक है ना, ये लिख लो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना किया है आपने, रेट इनटू पीरियड, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितना बताओ, 1000 निकाला है आपने 1 महीने में, लेकिन 12 महीने निकाला है तो 12,000 हो जाएंगे। रेट है 10% से, टाइम एवरेज निकालना 6.5 का, पहले ही बोला मैंने एवरेज निकालना है आपको ना। तो ये हो गया 12,000 का हो गया इंटू 10% है, और इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, 650 का। मुझे नहीं लगता अब आपको किसी प्रकार का डाउट रहा होगा इस सेशन में। क्वार्टर निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, बस ये जो चीज मैंने आपको नोट करवाई है, ये आपको दिमाग में रख के चलनी है, ये आपको दिमाग में रख के चलनी है। यहां काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपको फाउंडेशन जो दे रखा है मैंने, ये वाला फाउंडेशन आपको दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। नहीं काम कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वाला सिनेरियो दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, नहीं है। अब मैं लास्ट कंसेप्ट पर चल रहा हूं, गारंटी। क्या चल रहा हूं मैं, गारंटी। जितना मुझे लगता है रिक्वायर है करने की, वो डेफिनेटली कवर करवा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमको बेस देना है, ज्यादा नहीं कह सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं कोशिश करूंगा 15 लेक्चर्स के अंदर पार्टनरशिप खत्म करेंगे। 15 आवर्स, सॉरी 15 लेक्चर्स नहीं, 15 आवर्स, तो यानी कि इसको 7 से 8 दिन में पार्टनरशिप को खत्म करेंगे, लॉन्ग लेक्चर्स ले लेकर के। चलिए अब आते हैं हम किस पर, गारंटी पर। गारंटी का कंसेप्ट बड़ा आसान है, गारंटी का जो कंसेप्ट बड़ा आसान है, उसको समझ लो आराम से। गारंटी क्या है देखो, पॉइंट नंबर 5, गारंटी। गारंटी क्या होती है कि जब कोई पार्टनर हमारे साथ आता है काम करने के लिए, कि हमारे साथ जुड़ना चाहता है, नहीं हमें साथ मिलकर के बिजनेस करेंगे, तो उसको कभी कभी अनसिक्योरिटी भी होती है, क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, क्योंकि मैंने बिजनेस को 1 साल चलाया है। मान लो मैं अभी प्रोपराइटरशिप में चला रहा था, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रोथ में लाना है, मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा मेरे पास है नहीं, इस वजह से मैंने बी से बोला कि भाई आजा साथ मिलके काम करते, बहुत बढ़िया बिजनेस है। बी बोल रहा है कि यार ऐसा लगता नहीं मुझे, बढ़िया होता तो ऊपर मुझे क्यों बोलता आने के लिए। बोला ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस बढ़िया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खर्चे ज्यादा है तो जो कमाता हूं वो चला जाता है, लेकिन दो मिलकर के आ जाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसा आप लगाने के लिए आ जाएगा, तो हम उससे बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, मार्केट को और एक्सप्लोर कर पाएंगे।
बी ने बोला नहीं मुझे तेरे भरोसा नहीं है। बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले। बोला परचून दुकान की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा मैं, पर्चियां होंगी, उन पर्चियों से क्या पता लगा पाऊंगा कि आपके बिजनेस की क्या सिचुएशन है। फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए फाइनल अकाउंट चाहिए। फाइनल अकाउंट नॉर्मल बनाते नहीं है, प्रॉपर तो नॉर्मल चलता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रहते हैं। तो कंप्लीट करने के लिए क्या मैं पहले सीएसीए में पढूं, उनको फिर रीड करूं? तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पर मैंने बोला कि यार ऐसा कर भाई, देख मैं अपना सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता क्या चल रहा है, लेकिन तुझे मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैंने इस साल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया बिजनेस से, जबकि स्टार्ट इस साल किया था। तेरे आने से यदि 5 लाख जो भी कैपिटल के साथ आता, तेरे आने से ये प्रॉफिट 10 लाख हो जाएगा। यानी कि मैं कहूं तो तेरी जेब में हम यदि जो रेशो डिसाइड करेंगे, टोटल प्रॉफिट कम से कम ना करके 8 लाख जाएगा। मैंने क्या कहा देखो, मैंने कहा, मैं इसे एग्जाम्पल थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। मैं हूं मिस्टर दिनेश, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं ऑलरेडी। मैंने क्या कर रखा है, मैंने डीडी एंड सन्स नाम की एक बिजनेस चला रखा है, ठीक है। क्योंकि मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है, मैंने बी को ऑफर टू ज्वाइन एज ए पार्टनर टू बी को बोला, लेकिन बी को डर लग रहा है कि आऊं या नहीं आऊं। तो मैंने क्या कहा, मैंने इसको गारंटी दे दी। क्या दे दी मेरे बच्चे? गारंटी दे दी। बोला कि टोटल जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट 10 लाख रुपए तो रहेगा। अब मान लो मेरा जो रेशो है डी और ये बी, मान लो रेशो रहता हमारा 4/2 का, या ये रेशो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि रेशो तो डेफिनेटली कैपिटल के हिसाब से ही होगा। मैंने बोला कि रेशो है हमारा 3:2 का। अब ऐसा थोड़ी ना कहूं 10 लाख प्रॉफिट है मुझे तो इतना ही मिल रहा है, जितना आपका हिस्सा होगा उतना बनेगा। तो मैंने यहां पर उसको कैलकुलेट करके बताया, कैपिटल का हिस्सा, सॉरी प्रॉफिट का हिस्सा। इसको मैं थोड़ा इधर ले लूं नीचे तरफ, क्योंकि पूरा ड्राफ्ट दिखता रहेगा। मैंने इसको मिनिमम गारंटी दे दी, और मिनिमम गारंटी देने के बाद मैंने बोला हमारा शेयर कितना होगा बताओ। शेयर इन प्रॉफिट, मैंने बोला कि मैं डी और ये बी, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 का है। तो मैंने बोला देखो मेरा जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा वो आएगा 10 लाख इंटू 3/5, 6 लाख का। और तेरा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4 लाख का, इससे कम नहीं होगा। उसने बोला यार ये तो बढ़िया है, मैं पहले साल के अंदर ही यदि मैं 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं तो अच्छा है। इस बात पर भी एग्री हो गया कि ठीक है तू गारंटी देता है तो चल मैं साथ में आता हूं। अब एक्चुअल में हुआ क्या, अब एक्चुअल में हुआ क्या, अब एक्चुअल में ये हुआ कि देखना है ना, एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट जो आया वो आया हमारे पास 7,50,000 का। तो मुझे बताओ इन दोनों का प्रॉफिट में क्या क्या शेयर रहेगा अब? कि गुरुजी बहुत आसान है, तो 7 लाख रुपए आए हैं, तो मैं डी की बात करूं तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ये रहेगा। तो 750 डिवाइड बाई 5 इंटू 3,
तो 4,50,000 का। और यहां पर जो प्रॉफिट आया बी के हिस्से में वो आएगा 750 से हटा दो 3 लाख का। बी बोल रहा है कि भैया तूने मुझे गारंटी दी थी ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको हमें 4 लाख देना है तो 1 लाख तो देना ही देना पड़ेगा। इसके प्रॉफिट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा, और 1 लाख हम यहां से निकाल देंगे। तो जो अब प्रॉफिट की बुकिंग होगी वो 3.5 लाख रुपए डी के अकाउंट में जाएंगे, और वहीं पर 4 लाख रुपए जाएंगे आपके बी के अकाउंट में। इसी को बोलते हैं गारंटी बाई अदर पार्टनर। मेरी बात समझ में आ रही है? इस केस को हम क्या बोलते हैं, गारंटी बाई अदर पार्टनर। तो यहां पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कभी कभार क्या होगा कि 3 पार्टनर होंगे, कभी कभार क्या होंगे, 3 पार्टनर, ठीक है। ये मान लो सिंगल का केसेस था, कभी कभार 3 पार्टनर हो सकते हैं। 3 पार्टनर के केस में भी यदि किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने गारंटी दी है तो उस केस के अंदर भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहां पर चीज को वैसे नोट नहीं करवाता, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं आपको लिखवा देता हूं इस एग्जांपल को, यहां लिखा देता हूं कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ गारंटी। नोट कर लेना इसको ना, ऊपर वाला आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करने के लिए था। अब देखो, 2 केस के हो सकते हैं, 2 केस के हो सकते हैं। गिवन बाई एनी पार्टनर और गिवन बाय द फर्म। और बाकी स्पेसिफिक लिखा हुआ कि कैसे कैसे हुआ है, उसका शेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है। तो वो उस स्पेसिफिक केस में नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे हमें बोला गया है। अदरवाइज 2 ही केसेस होंगे हमारे पास, या तो पार्टनर ने दिया है या फिर आपके फर्म ने दी है। यदि गारंटी पार्टनर ने दी है तो इसकी कैलकुलेशन हमने पढ़ा था ऊपर, देखो फर्स्ट हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे बताओ। स्टेप 1, कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। स्टेप नंबर 2, इफ शॉर्टेज इन प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर जो मतलब जो, देन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम गारंटर एंड एडेड इन द न्यू पार्टनर। मैंने ऊपर क्या किया था, यहां पर मुझे शॉर्ट पड़ा, इसकी जेब से पैसा निकाल दिया और इसके पेज में इसके जेब में ऐड कर दिया। यही करना बस, ठीक है ना, सिंपल है। लेकिन यदि यहां पर हुआ तो हम क्या करेंगे। स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन ऑफ द फर्म। पहले आपको टोटल फर्म का प्रॉफिट निकालना, जैसे कि हमने यहां निकाला था, कितना था, 7.5 लाख, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2,
कैलकुलेट बैलेंस प्रॉफिट। कैसे निकलेगा बताओ? बैलेंस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आसान है। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म लेस गारंटेड अमाउंट गारंटेड प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर, उसको निकाल दो। ये बचा स्टेप नंबर 3, बैलेंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर अमंग द रिमेनिंग पार्टनर। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लो एग्जांपल के लिए टोटल प्रॉफिट है ₹10 लाख। एबीसी पार्टनर है, इनका रेशो दे रखा 5:3:2। सी एसल फार्म गारंटी ऑफ मिनिमम ₹3 लाख प्रॉफिट टू सी। सी यहां पर पार्टनर वो है जिसको गारंटी दी गई है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन, देखना पड़े ध्यान से। मुझे देखो एक बार के लिए, यहां पर टोटल प्रॉफिट कितना था? गुरुजी 10 लाख रुपए का। आप नॉर्मली देखोगे, मैं इसको दो तरीके से करूंगा, ध्यान से देखना। पहला तरीका तो ये है जो मैंने आपको बताया था कि पहले स्टेप नंबर 1 के अंदर हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, वो है 10 लाख रुपए। स्टेप नंबर 2 के अंदर निकालेंगे बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट का मतलब है आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ऑफ द गारंटेड जो पार्टनर है उसके हटा के। तो मुझे बताओ यहां गारंटी किसको दी है हमने? सी को। कितने की गारंटी दी है बताओ? तो टोटल था 10 लाख का, हमने गारंटी दे दी इसकी। बट इस बात का याद रखना, मैं आपको अभी बता देता हूं, इस बात का ध्यान रखना, आप इसको पहले रफली कैलकुलेट कर लेना कि प्रॉफिट की गारंटी मिनिमम में कुछ शॉर्टेज है या नहीं है। याद रखना यदि प्रॉफिट शॉर्टेज नहीं है, उसके हिस्से में ऑलरेडी सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहा है गारंटीड अमाउंट के इक्वल है उससे ज्यादा, तो आपको ये एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये रिक्वायरमेंट तभी है जब आपको लगता है कि उसका प्रॉफिट शॉर्ट पड़ रहा है, तो उसकी शॉर्ट की भरपाई करनी है, ठीक है ना? गारंटी हमेशा मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की नहीं होती है। ऐसा मत कर लेना हमने 3 लाख की गारंटी दी है, 3.5 लाख उसके हिस्से में बन रहे हैं, 50,000 वापस उसे ले लेके दे दे भाई,
हमने 3 लाख के लिए बोला था, ऐसा नहीं होगा, मिनिमम की ही गारंटी होगी, इस बात का बेहद ध्यान रखना है। अब देखो 10 लाख का रेशो है तो इसका आएगा कितना बेटा 5 लाख, इसका कितना 3 लाख, इसका हमने नॉर्मली कैलकुलेशन के 2 लाख, इसका मतलब हमें इसको 3 लाख देने हैं। क्या देने हैं 3 लाख, तो हमें इसको 1 लाख और देना पड़ेगा, बोलो तब 3 लाख होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो 1 लाख का शॉर्टेज हुआ था उसको ए और बी देंगे, कौन देंगे ए एंड बी, ए एंड बी। यदि रेशो नहीं दे रखा किस रेशो में देंगे तो रखना एन पी एस आर, किस में देंगे मेरे बच्चे पीएसआर। मैं आपको पीएसआर से भी करके दिखाऊंगा, आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। यदि स्पेसिफिक पीएसआर दे रखा कि इसमें लेना है तो डेफिनेटली आपके आंसर में ये प्रोसेस आपका फेल हो जाएगा, फिर आपको पीएसआर में कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। 7 लाख का हो गया। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर ईच। तो मुझे बताओ यहां पर फटाफट से, ए के लिए निकलेगा, बी के लिए निकलेगा, सी के लिए हमें पता है 3 लाख, उसका ऑलरेडी हमने निकाल दिया है तो उसमें शॉर्टेज तो है ही नहीं है। तो मुझे बताओ यहां कितना आएगा, यहां आएगा 7 लाख, है ना, 7 लाख है, रेशो है 5/8, यहां आएगा 7 लाख इंटू 3/8, 8 इंटू 5, 437,500, और यहाँ आएगा 7 लाख इंटू 3/8, 262,500। मैं ऐसा कह दूं कि यहाँ पर इसने कितना दिया था बताओ, इसे 5 और 3 आना चाहिए ना इस किस्से में, तो इसके हिस्से में 3 आना चाहिए, तो 37,500 तो दिया है इसने, ठीक है। और 4,37,500 माइनस 5 लाख, अरे क्या हो गया, 437,500 माइनस 5 लाख, 62,500 इसने दिया है। ये सब बाइफरकेशन है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको मैं ये दिखा देता हूं, यहां देखो, यहां इसको कितना शॉर्ट पड़ रहा था 1 लाख का ना, तो अल्टीमेटली यदि कोई प्रिपोर्शन नहीं दे रखा किस में लेके जाओगे, तो डेफिनेटली शॉर्ट जो 1 लाख पड़ रहा ना ये अपने रेशो में दोगे, रेशो है इनका 5:3, तो इंटू 5/8 ये देगा इसका, और 1 लाख रुपए का 3/8 देगा ये। तो निकालो कितने कितने कैलकुलेशन आ रहा है, 1 लाख इंटू 5/8, देख लो इसका अमाउंट भी आ रहा है 62,500 ये देगा, और 1 लाख इंटू 3/8 37,500 ये देगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले तीनों को प्रपोर्शन निकाल लो, इसके में जितना शॉर्ट पड़ रहा है ऐड कर दो, जो जितना ये हमें देना है इनको इनके रेशो में बांट के इनमें से माइनस कर दो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो मैंने यहां पर आपको नीचे कैलकुलेट भी करके दे दिया है। ये पहले आपको निकालना पड़ेगा कि शॉर्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मान लो यदि शॉर्ट नहीं पड़ रहा होता तो आप ये कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे। मान लो ये इनका रेशो जो होता, इनका रेशो होता 4:2, 4:2, इसका मतलब 4 लाख इसके हिस्से में, 4 लाख इसके हिस्से में, 2 लाख इसके हिस्से में, गारंटी कितनी की, ठीक है। ऐसा कर लो 2/4, 4:4 कर लो, तो 2 लाख इसमें 4 लाख इसमें, तो शॉर्ट पड़ रहा है क्या, नहीं, तो ये कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, यही वाला अमाउंट आपका प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट बन जाता, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात बड़ी क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन देने की रिक्वायरमेंट है, एडजस्टमेंट एंट्री वगैरह है वो आएंगे तब देखते रहेंगे, अदरवाइज आपका बेसिक यानी कि मेन आपको ये इसमें ओवरव्यू देना था कि अकाउंट किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, बस। इसके अलावा जितने भी एडजस्टमेंट हैं अब आपका यहाँ से एडमिशन का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी किसी को यदि पार्टनरशिप के बेसिक में कोई भी कंसेप्ट ऐसा लगता है कि सर
बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूटे हैं, अदरवाइज नॉर्मली इसको रेगुलर बैच के हिसाब से चलाया जाए तो एटलीस्ट कम से कम 10 दिन ये पूरा पूरा सेशन खाता है। यदि हम इसको एज ए 11-12 के बेसिस पर चलाया जाए, या हम कहें इसको सीए फाउंडेशन के हिसाब से चलाया जाए, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बेसिक है इसमें। फिर भी किसी को लगता है किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आता हो, तो डेफिनेटली मुझे आप अपने नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां जाके मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट फटाफट से 4-4 5-5 दिन के अंदर, यानी कि अब आपके लेक्चर्स की लेंथ थोड़ी लंबी होने वाली है, उसके हिसाब से फिर आपके हम क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे पार्टनर्स को जल्दी ही। ठीक है, मिलते हैं आपको नए नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है बच्चों।